हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है एसिडिफायर्स एंड अल्कलाइजर्स, जो कि हमारा बीएससी नर्सिंग 4 सेम का फार्माकोलॉजी का यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एसिडिफायर्स क्या होते हैं। तो दे आर द ड्रग्स और एजेंट्स विच आर यूज टू ट्रीट एसिड बेस इम्बैलेंस इन द बॉडी और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। ठीक है, तो ये वो ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे एसिड बेस इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। जब हमारा बॉडी में एसिड और बेस का इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है या बेस का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो ड्रग्स दी जाती हैं वो हमारी क्या होती हैं, एसिडिफायर्स होती हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट मतलब जो हमारा अगर हमारा मतलब अल्कलाई, अगर हमारा अल्कलाई का लेवल हो गया, ज़्यादा हो गया है, मतलब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुआ है या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हुआ है, तो उस कंडीशन में जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो हमारी एसिडिफायर्स होती हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि दे आर द ड्रग्स और एजेंट्स विच आर यूज टू ट्रीट एसिड बेस इम्बैलेंस इन द बॉडी और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। ओके, एंड एसिडिफायर्स क्या होते हैं? एसिडिफायर्स आर द एजेंट विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज द पीएच। ये जो एसिडिफायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के पीएच को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। विच हैज़ बीन, जो कि हमारा इंक्रीज हो रखा होता है, किस वजह से? क्योंकि हमने ज़्यादा मतलब एक्सेस अमाउंट में क्या करा है, एल्कलाई जो है वो इनटेक करी है, उस वजह से हमारा जो बॉडी का पीएच है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हम देंगे वो हमारे एसिडिफायर्स होंगे। ओके, अब बात करेंगे हम मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस क्या होता है। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लाज्मा बाइकार्बोनेट लेवल इज इंक्रीज्ड। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि हमारा ब्लड में जो बाइकार्बोनेट का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड दिस इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज लॉस ऑफ एसिड फ्रॉम द स्टमक और किडनी। और ये इसमें और भी क्या होता है, हमारा जो बाइकार्बोनेट का लेवल होता है वो तो इंक्रीज होता ही है, और लेकिन जो हमारा एसिड का लेवल जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जिसकी मतलब हमारा स्टमक और किडनी से हमारा एसिड लॉस होता है, तो वो क्या होता है, कम हो जाता है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की कंडीशन में। एंड इफ एल्कोलोसिस इज सीवियर इट मे कॉज अपैथी, कंफ्यूजन एंड टिटैनी। अगर हमारा जो ये मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस जो है वो सीवियर मतलब हो गया है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या देखने को मिलेगा, अपैथी देखने को मिलेगी, कंफ्यूजन देखने को मिलेगी एंड टिटैनी। अपैथी क्या, हमारा लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बात करें हम क्लासिफिकेशन की, जो हमारे एसिडिफायर्स हैं तो उनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें हमारे आते हैं अमोनियम क्लोराइड हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया एंड फिनाजोपिरिडीन हो गया, जो ये हमारे क्या हैं, एसिडिफायर्स के रूप में वर्क करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे अमोनियम क्लोराइड के अंदर। ठीक है, तो क्या है, इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड एज अ सिस्टमिक एंड यूरिनरी एसिडिफायर्स टू ट्रीट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब एल्कोलोसिस। ठीक है, मतलब क्या है, ये हमारा एक तरह का एसिडिफाइंग एजेंट है, जो कि हम क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। फर्स्टली टू करेक्ट क्लोराइड डिप्लीशन एंड टू असिस्ट इन यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सर्टेन बेसिक ड्रग्स। मतलब कुछ बेसिक ड्रग्स की वजह से हमारा क्या है, क्लोराइड का डिप्लीशन हो जाता है, उसको देखने के लिए क्या है, उसको ठीक करने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड देते हैं। एंड इट हेल्प्स टू कन्वर्ट अमोनियम आयन टू यूरिया इन लिवर with liberation of hydrogen and calcium ion and lowers the pH, so gives an acidifier property। ठीक है, अब इसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इट में इंक्रीज फ्लो ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक, ये हमारे क्या करता है, रेस्पायरेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड फ्लूड बाय रिफ्लेक्स इरिगेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ठीक है, और क्या करता है, हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा में जो फ्लूड वो इरिगेट हो रहा है उसको भी क्या करता है, रिफ्लेक्स करता है। ठीक है, ये जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है, किस किस कंडीशन में हम इसको देते हैं, तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस अगर हमारा हुआ है उस कंडीशन में देंगे, हाइपोक्लोरीमिया हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड हाइपर एक्टिविटी है, एंड एज अ डायूरेटिक भी ये वर्क करती है, एंड यूरिनरी एसिडिफाइंग एजेंट के रूप में भी ये हमारी वर्क करती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखें तो सीवियर रीनल, पल्मोनरी एंड हिपैटिक डिजीज़ है। ठीक है, रीनल, पल्मोनरी एंड हिपैटिक डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में हमें ये बिल्कुल भी अमोनियम क्लोराइड जो है वो नहीं देना है। एंड प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो उस कंडीशन में भी हमें ये नहीं प्रोवाइड करना है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, अगर हम ये लेते हैं तो क्या हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है, मतलब एसिडिफायर लेंगे तो एसिड का लेवल ज़्यादा भी हो सकता है, हेडेक देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया हमें देखने को मिल सकता है। बात करें इसके ड्रग इंटरेक्शन की कि इसके साथ मतलब कौन सी ड्रग के साथ ये इंटरेक्ट करेगी और सही से वर्क नहीं करेगी, तो अमीनो साइक्लिक एसिड में कॉज क्रिस्टल यूरिया। अगर हम अमीनो साइक्लिक एसिड के साथ देंगे तो क्या करेगी, क्रिस्टल यूरिया करेगी। ठीक है,
एंड इट डिक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सल्फोनिल यूरिया एंड सेलिसाइलेट। अगर हम सेलिसाइलेट या सल्फोनिल यूरियाज के साथ में देते हैं तो ये क्या करेगी, हमारी यूरिनरी एक्सक्रीशन को क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है। और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मतलब बात करें तो क्या होता है, रेगुलरली असेस आईवी साइट फॉर साइन ऑफ इरिटेशन एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन। मतलब आईवी साइट जहाँ पे हमने दिया है अमोनियम क्लोराइड, तो उस जगह को हमको रेगुलर असेस करते रहना है, और अगर मतलब कोई से भी मतलब इरिटेशन का साइन दिख रहा है तो हमको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। एंड यूज़ कॉशन इन पेशेंट विथ क्रोनिक हार्ट डिजीज एंड इन स्मॉल चिल्ड्रन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अगर हम किसी बच्चे को या किसी हार्ट के पेशेंट को ये ड्रग्स दे रहे हैं तो हमको क्या है, बहुत ही प्रिकॉशंस लेने होंगे और उसे रेगुलर मॉनिटर करते रहना होगा। एंड रेगुलरली असेस द CO2 कंबाइनिंग पावर एंड आर्टेरियल पीएच ड्यूरिंग थेरेपी टू अवॉइड सीरियस एसिडोसिस। ठीक है, मतलब हमको ये क्या है, रेगुलर असेस करते रहना है। ये हमारी कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बात करेंगे दूसरे हमारे एसिडिफाइंग एजेंट की, तो दूसरा है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन सी क्या है, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन दैट इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेजन एंड इंट्रासेलुलर सब्सटेंस ऑफ बॉडी टिश्यू सेल्स, ब्लड वेसल्स, कार्टिलेज, बोन्स, टीथ, स्किन एंड टेंडन्स। ठीक है, तो विटामिन सी क्या है, हमारा एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि क्या करता है, हमारा कोलेजन मतलब जो हमारा कोलेजन फॉर्म में जो होते हैं उसको सिंथेसाइज करने में बहुत ही इसेंशियल होता है। ठीक है, हमारे बॉडी के मतलब बॉडी के जो टिश्यू हैं उनको बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स हो गई, कार्टिलेज हो गए, बोन हो गया, टीथ हो गया, स्किन एंड टेंडन्स जो है उसको बनाने में ये हमारा विटामिन सी जो है वो बहुत ही हेल्प करता है। इट इन्हेंस द इम्यूनिटी एंड हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। ये हमारी इम्यूनिटी को भी इन्हेंस करता है और वुंड हीलिंग में भी बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। द अदर एक्शन ऑफ एस्कॉर्बिक एक्शन इज टू एसिडिफाई द यूरिन। और अगर अदर एक्शन देखें तो ये हमारी यूरिन को एसिडिफाई करने में हेल्प करता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इट एक्ट एज अ एसिडिफायर्स विच हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एल्कलाई एक्सेस, दस हेल्प टू रिड्यूस द पीएच टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल वैल्यूज। ठीक है, ये भी क्या करता है, एसिडिफायर के रूप में वर्क करता है और हमारे बॉडी का जो पीएच होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने मतलब इक्वल अमाउंट में लेके आता है, और हमारे पीएच जो हाई हो रखा था उसको क्या करता है, कम करने की मतलब कम करता है। इंडिकेशंस की बात करें तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी एंड अदर विटामिन सी डेफिशिएंसी स्टेट। ये कब हम देते हैं, क्योंकि हमारा स्कर्वी की कंडीशन है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम जो है हमारा ये विटामिन सी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तब भी हम इसे देते हैं। एंड डीप बर्न हो गया, डिलेड वुंड हीलिंग है तो इस कंडीशन में भी देंगे। एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन यूजुअली इन कंजंक्शन विद अ यूरिनरी एंटी इनफेक्टिव। ठीक है, एंड कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए भी दिया जाता है। एंड एडजुवेंट ड्यूरिंग डिफ्रोक्सामाइन थेरेपी, मतलब डिफ्रोक्सामाइन थेरेपी के साथ में भी हम इसे देते हैं। एंड कॉमन कोल्ड कंडीशन में भी देते हैं। एंड एज अ एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी वर्क करती है। बात करें इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कि कब कब हमें ये नहीं देनी है, तो यूज़ ऑफ सोडियम एस्कॉर्बेट इंजेक्शन इन पेशेंट विद सोडियम रेस्ट्रिक्टेड और कैल्शियम एस्कॉर्बेट इन पेशेंट्स रिसीविंग डिजिटैलिस ड्रग्स। ठीक है, मतलब क्या है, अगर उसको सोडियम रेस्ट्रिक्ट है और कैल्शियम एस्कॉर्बेट जो है वो मतलब ये सोडियम एस्कॉर्बेट इंजेक्शन जो है वो रेस्ट्रिक्ट है तब नहीं देंगे। ठीक है, और अगर डिजिटैलिस ड्रग ले रहा है तब उस पेशेंट को हमें ये नहीं देनी है। ठीक है, एंड एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, हार्ट बर्न, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, इंसोम्निया, यूरेथ्राइटिस, डिसयूरिया, क्रिस्टल यूरिया एंड हेडेक। ये सारे एडवर्स इफेक्ट जो हैं इस ड्रग को देने के बाद हमें देखने को मिलेंगे। बात करें इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की कि ये हमारी बॉडी पे कैसे वर्क करती है, तो अब्जॉर्ब कहाँ पे होती है, ओरल रूट के थ्रू हमारा ये अब्जॉर्ब हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस करती है प्लेसेंटा को एंड डिस्ट्रीब्यूट होती है ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। एंड मेटाबॉलिज्म की बात करें तो लिवर में ये मेटाबोलाइज हो जाती है एंड एलिमिनेट होती है यूरिन के थ्रू। ठीक है, इसके ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो किसके साथ नहीं देना है। ठीक है, तो लार्ज डोज में एटेन्यूएट हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिक इफेक्ट ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट। ठीक है, अगर लार्ज डोज देंगे हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिक इफेक्ट दिखाएगी इसका। ठीक है, अगर हम ओरल एंटीकोगुलेंट्स के साथ में देते हैं तो। ठीक है, एंड सेलिसाइलेट में इनहिबिट एस्कॉर्बिक एसिड अपटेक। अगर हम सेलिसाइलेट्स के साथ देते हैं तो ये हमारे इसके एक्शन को क्या करती है, कम करती है। ओके, एंड एस्कॉर्बिक एसिड में डिक्रीज एलिमिनेशन ऑफ सेलिसाइलेट। ठीक है, और जो ये मतलब क्या करती है, अगर हम एस्कॉर्बिक और सेलिसाइलेट साथ में लेंगे तो ये क्या करेगी, सेलिसाइलेट को एक्सक्रीट आउट नहीं होने देती है। ठीक है, तो ये कुछ इसका ड्रग इंटरेक्शन था। तो ये एसिडिफायर्स हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हम बात करेंगे अल्कलाइंजर्स की।
अल्कलाइंजर क्या होते हैं? दे आर द एजेंट और ड्रग्स विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज द पीएच। ये हमारे ऐसे एजेंट और ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे पीएच को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे हमारा एसिडिफाई मतलब पीएच विच हैज़ बीन डिक्रीज ड्यू टू सर्टेन कॉजेज, जिस मतलब जो कि हमारा कम हो रखा है कुछ कॉजेज की वजह से। जैसे हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से हमारा जो पीएच है वो बहुत कम हो रखा है। लेकिन पिछली कंडीशन में हमने देखा था कि मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की वजह से हमारा पीएच जो था वो बहुत हाई हो गया था, और एसिडोसिस में क्या है, हमारा पीएच जो होगा वो बहुत लो हो जाएगा। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस दैट कॉजेज अ डिक्रीज इन पीएच ऑफ बॉडी। इसमें क्या होता है, बॉडी का पीएच जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ रिटेंशन ऑफ एसिड। किस वजह से? क्योंकि एसिड जो है वो हमारी बॉडी में रिटेन हो रखी है। एंड और अ लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट बफर, एंड जो हमारे बाइकार्बोनेट जो है वो उनका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अल्कलाइंजर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हमारी कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गई, सोडियम एसीटेट, सोडियम सिट्रेट, एसिटोजोलामाइड एंड पोटेशियम सिट्रेट जो होती हैं वो हमारी अल्कलाइंजर के रूप में वर्क करती हैं। तो हम बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो सोडियम बाइकार्बोनेट द एक्टिंग सिस्टमिकली, मतलब ये क्या करती है? हमारी सिस्टमिक में वर्क करती है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करती है? हमारे न्यूट्रलाइज करती है गैस्ट्रिक एसिडिटी को, एंड यूजुअली गैस्ट्रिक पीएच अबव 3 to 4। ठीक है, मतलब हमारा गैस्ट्रिक का पीएच जो है हमारा अगर ज़्यादा है, ठीक है, मतलब एसिड लेवल है, ठीक, तो उसको क्या करती है? कम है अगर हमारा एसिड है तो हम उसको क्या करती है? मेंटेन करती है, न्यूट्रलाइज करती है। व्हेन पीएच इज लोअर ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से क्या है, हमारा पीएच जो है तो वो मतलब लो है, तो एल्कलाइंजर आर एल्कलाइन ड्रग्स, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देते हैं? अल्कलाइन ड्रग्स जो होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं, तो विच हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिड। फिर उसके बाद जब हमने अल्कलाइन ड्रग्स दी तो वो क्या करती हैं? हमारे एसिड को क्या करती हैं? न्यूट्रलाइज करती हैं। दस रेजेस द पीएच टुवर्ड नॉर्मल रेंज। उसके बाद हमारा क्या होता है? जो पीएच का लेवल जो होता है वो क्या नॉर्मल रेंज से क्या कर जाता है? ऊपर कर जाता है, रेज कर जाता है, और हमारा कंडीशन जो होती है वो बेटर हो जाती है। इंडिकेशंस की बात करें कब कब देंगे, तो ट्रीटमेंट ऑफ जीआई सिम्टम्स एसोसिएटेड विद हाइपर एसिडिटी हो गई है, ठीक है, एग्जाम्पल हार्ट बर्न, एसिड इंडाइजेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है? हम देते हैं। एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी एसोसिएटेड विद गेस्ट्राइटिस की वजह से हमारा हाइपर एसिडिटी है, या पेप्टिक अल्सर या इसोफेजाइटिस की वजह से है, तो उस कंडीशन में हम इसे प्रोवाइड करेंगे अल्कलाइंजर को। एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में देंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो कार्डियक एंड रीनल पेशेंट्स को हमें बिल्कुल भी नहीं देना है, एंड हाइपरटेंशन को भी नहीं देना है। डोज की बात करें तो 0.3 से 2 ग्राम एज नीडेड 1 to 4 टाइम्स अ डे, ठीक है, मतलब जब ज़रूरत हमें लगे तो हमें 0.3 से 2 ग्राम देना है। वंस 1 से 4 बार दिन में दे सकते हैं। सिग्निफिकेंट एडवर्स रिएक्शन की बात करें तो क्या क्या देखने को मिलेंगे हमें? सिस्टमिक अल्कोलोसिस देखने को मिल सकता है, सोडियम ओवरलोड हो सकता है, ठीक है, एंड मिल्क एल्कोलोसिस सिंड्रोम एंड रीबाउंड हाइपर सिक्रीशन जो है ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें अगर हम इसको देने के लिए तो क्या करेंगे? कॉशन पेशेंट टू रिपोर्ट साइन ऑफ हाइपोकैलीमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, एंड एडजस्ट डोजेज एट नीडेड। यूज पेरेंट्रल सोल्यूशन विद 24 आवर्स आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट कंटेन नो प्रिजर्वेटिव। तो ये हमारा एसिडिफायर्स एंड अल्कलाइंजर यहीं पे एंड हो रहा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।